चैप्टर 4 का कार्बन और उसके यौगिक का। कार्बन और इसके यौगिक में आपको पढ़ना है, जैसे भी नाम से भी स्पष्ट होता है कि हमें इसमें कार्बन और जो इसमें यौगिक होते हैं कार्बन के, उनके बारे में पढ़ना है। कार्बन क्या होता है आपको पता होगा, कार्बन एक एलिमेंट होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। हमने आपको बताया था उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है, इतनी चीज आपको मालूम है। अच्छा, कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? एक हो गया कार्बन हो गया, कार्बन जो है एक एलिमेंट है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है और वैलेंसी इसकी 4 होती है। फिर आते हैं उसके यौगिक या कार्बनिक यौगिक पर। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, उसको आप क्या कह देते हो, कार्बनिक यौगिक कह देते हो। अब इस चैप्टर में आप केवल कार्बन और उसके जितने भी यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हो। देखो, जब हम कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सहसंयोजक बंध क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 6 होता है। यहाँ लिखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 होता है। यदि हम देखें इसकी संयोजकता तो संयोजकता निकल के आएगी 4। संयोजकता निकल के आएगी 4। क्यों आएगी 4? क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बीच में नाभिक होता है और पहले कोष में के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन एक और कोष आएगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। हमने बताया था आपको एक अष्टक नियम होता है। यदि आपको नहीं पता है तो अष्टक नियम ये होता है कि सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर ये वाली कक्षा है, ये सबसे पहली वाली, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें सबसे बाहरी कक्षा में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 4। इसके बाद अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं। जैसे किसी के पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, अभी 4 है, इसकी बात थोड़ी देर से करेंगे। यहाँ पर मान के चलो 4 नहीं है 3 है, तो वो क्या करेगा, 3 डोनेट कर देगा तो उसका जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाएगा। यहाँ मान के चलो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 में से एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अब उसको, तो 8 हो जाएंगे उसके पास। अष्टक पूर्ण करना है तो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी से रिसीव कर लेगा तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ जो है दोनों कंडीशंस नहीं हो सकती, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर पा रहा है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव कर पा रहा है। क्यों? यदि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, सपोज करो कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से इसने रिसीव किए, तब की कंडीशन में इसका नाभिक इतना कैपेबल नहीं होता है कि ये 4 और इलेक्ट्रॉन जो आए हैं उनको संभाल के रख पाए। एक बात तो ये किसी से रिसीव नहीं कर पा रहा है, दूसरी बात ना ये किसी को ये 4 इलेक्ट्रॉन अब चले गए ना, ये कंडीशन नहीं हो सकती है। अब इसके पास एक कंडीशन ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तब भी इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इसके साथ समस्या ये भी कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ऊर्जा नहीं है। तो ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे परमाणु से ये साझेदारी करता है और उस साझेदारी के फलस्वरूप एक बॉन्ड बनता है, ये बंध बनता है। उस बंध को कहा जाता है सहसंयोजक बंध, या कैसे कह सकते हैं हम इसको, हाँ, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेगा, इलेक्ट्रॉन की लिखते जाएंगे साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है। और चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं सहसंयोजी बंध का, ठीक है। जैसे हम एक कार्बनिक कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड जो सबसे सरल कार्बनिक कंपाउंड के अंदर आता है उसको हम कहते हैं मेथेन। इसको मेथेन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है। हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के सबसे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। देखो परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहली कक्षा में जो के शेल जो होगा या के कोष जो होगा, जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था ना एक ऐसा, तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन गए, बाहरी वाले में कितने गए? 4 इलेक्ट्रॉन गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिखते हैं, एक हमने यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए। CH4 का जब स्ट्रक्चर देखोगे आप, इसमें कार्बन का जब स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम इसका कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए पहले कोष में और 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बाहरी कोष में। ठीक है, ये हमने बाहरी कोष के 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए इसमें। अब इसमें हमें क्या बनाने हैं? 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। जब हम 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होगा, देखो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनेगा? एक उसका नाभिक होगा, एक उसका शेल होगा और एक उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम एक हाइड्रोजन लिखते हैं और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये लिखा हमने, इसका हाइड्रोजन लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। ये जो है ना, ये शेयरिंग से क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इस इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है उसको कहा जाता है कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इससे हुआ ये कि देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो किसी भी हाइड्रोजन को उठा लो आप, जैसे इसको उठाओगे तो आप इस वाले गोले में देखोगे आप 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी भी पूरी हो गई। चाहे किसी हाइड्रोजन को उठा लो आप, सबकी बैलेंसी क्या हो जाती है? पूरी हो गई। और दूसरी बात ये है, हमें कार्बन की बैलेंसी भी पूरी करनी है। कार्बन की बैलेंसी ऐसे पूरी हो जाएगी, इसमें जब देखोगे आप कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, उसको 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या बाहरी कोष में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये शेयरिंग करके क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को आप कहते हैं सहसंयोजक बंध, या इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, कार्बन आप बीच में रख दो, ये 4 बॉन्ड बना लिए, ये सहसंयोजक बंध है और इनसे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये होता है सबसे सरल कार्बनिक यौगिक, जिसको हम मेथेन कहते हैं। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी हो जाती है और कार्बन की भी, एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बना तो नहीं लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बना लिया। यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त वो जिसमें एकल बंध बनता है। संतृप्त यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें सभी में एकल बंध होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कुल मिला के ये संतृप्त, जैसे हम 4 रोटी खाते हैं, हमको 4 रोटी मिल गई तो हम संतृप्त हो गए। असंतृप्त जैसे हम 4 रोटी खाते हैं लेकिन हमें 2 ही रोटी मिली है तो हम कैसे हैं? तो हमारा पेट नहीं भरा है कुल मिला के। जैसे हम पहले बात करते हैं किसकी? संतृप्त की। संतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें सभी में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन है, एक कार्बन यहाँ लिया हमने, एक कार्बन यहाँ लिया हमने, चलो एक कार्बन और ले लिया। अब हमें पता है कि इन कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब 4 रोटी खा रहे हैं तो चारों बॉन्ड होने चाहिए। इस कार्बन की जब बात करो आप, पहले कार्बन की बात करो तो 1 2 3 4, यहाँ हम कुछ और लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसके लिए हमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए और इसके लिए हमने ऐसे 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा लिए। अब ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं। इस कार्बन के लिए जब हम देखेंगे, इस कार्बन के लिए संयोजकता देखो 4 होनी चाहिए, है ना? 4 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। सारी संयोजकताएं यदि सेटिस्फाइड हो गई, संयोजकताएं सारी पूरी हो गई, तो इस प्रकार का यदि ये यौगिक है तो इसको हम कहेंगे संतृप्त यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, उसी की जगह पे यदि एक कार्बन है, उसके बाद दूसरा कार्बन है, उसके बाद तीसरा कार्बन है,
हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाया है बीच में। यदि इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अब इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मान के चलो अभी हम डबल बॉन्ड नहीं लगा रहे, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे इस कार्बन की संयोजकता तो पूरी है, बिल्कुल सही, इसकी भी कार्बन की संयोजकता पूरी, लेकिन इस कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं है। इस कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, अच्छा ये हाइड्रोजन और लगा हटाते हैं जरा, तभी तो होगा, क्योंकि यदि ये डबल बॉन्ड लगेगा तो ये फिर 5 हो जाएगी इसकी संयोजकता। तो अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर जब देख रहे हैं तो इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई थी। संयोजकता पूरी करने के लिए उसने दूसरे कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बना लिया तो डबल बॉन्ड हो गया। तो जब कभी ऐसा डबल बॉन्ड लगता है तो हम कहते हैं कि वो कौन सा होगा, असंतृप्त होगा, असंतृप्त यौगिक होगा। संतृप्त वो जिनमें सिंगल बॉन्ड है, इसी डबल की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लग जाए, इसी डबल की जगह पे इसको हटा दो, इसको हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तब भी ये कौन सा यौगिक होगा, असंतृप्त यौगिक होगा। सीधी सीधी बात है, कहीं आपको कार्बनिक यौगिक मिले और कार्बनिक यौगिकों में यदि सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो कार्बन यौगिक बनाता है वो कार्बन 3 प्रकार से यौगिक बना सकता है, या तो श्रृंखला के रूप में वो यौगिक बनाता है, या तो वो वलय के रूप में या शाखा के रूप में। श्रृंखला के रूप में, शाखा के रूप में और वलय के रूप में यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में समझ लो एक बार में, जैसे श्रृंखला की बात करेंगे तो कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, 5वां, ये यदि इस टाइप का कहीं स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन का यौगिक, कहीं इस टाइप का मिला आपको तो इस टाइप का यौगिक कहलाएगा श्रृंखला। ये जो है ये क्या कहलाएगी, श्रृंखला कहलाएगी। इसको हम श्रृंखला लिख देते हैं। श्रृंखला, इसके नाम की बात अभी थोड़ी देर से करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर से बस इसको इनको तीनों को शॉर्ट में समझ लेना कि श्रृंखला इसको कहते हैं, शाखा इसको कहते हैं और वलय इसको कहते हैं, फिर उसके बाद अपन उसके नामों पे जाते हैं। तो ये होती है श्रृंखला। यदि कहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले तो हम इसको श्रृंखला कह देते हैं। अच्छा, श्रृंखला के बाद हम देखते हैं शाखाएं। कभी कभी कार्बन ऐसे कंपाउंड भी बनाता है, जैसे पेड़ों में होती हैं शाखाएं, एक के बाद एक फैलती जाती हैं, डालियां होती हैं, जैसे ब्रांचेस होती हैं, फैलती जाती हैं। इस प्रकार का यदि स्ट्रक्चर मिलेगा कहीं हमें कार्बन का तो वो कहलाता है शाखा या ब्रांचेस। और कहीं वलय मिल जाए, वलय मतलब होता है रिंग, वलय मतलब होता है रिंग। हाथ है लेकिन फिर हाथ में 4 उंगली है, लेकिन इसमें तो रिलैक्स, सर भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं वलय। वलय होते हैं कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर कहीं देखने को मिले, उसको हम कहते हैं वलय। ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना, ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया तो इसको हम वलय कहते हैं। वो बात अलग है, अभी इनकी बैलेंस ही पूरी नहीं है सभी कार्बन की। सभी में जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, ऐसे ऐसे 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो उनकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ऐसे सभी में हाइड्रोजन लगाओगे तो इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसमें भी हाइड्रोजन लगाओगे तो इसकी बैलेंसी भी पूरी। वलय है, ये श्रृंखला है, ये शाखा है और ये वलय है। जो कार्बन कंपाउंड बना रहा है, कार्बन यौगिक बना रहा है, वो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बना सकता है। श्रृंखला भी बना सकता है, शाखा भी बना सकता है और वलय भी बना सकता है।